हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 31। जी हां दोस्तों, 30 एपिसोड दी करंट अफेयर शो के कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दी करंट अफेयर शो के नाम से। अगर आपने वो सभी एपिसोड नहीं देखे फटाफट देख लीजिए, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हर एक एपिसोड के अंदर हम केवल मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड, एकदम फिल्टर्ड करंट इवेंट डिस्कस करते हैं, फालतू का कुछ भी डिस्कस नहीं करते। एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। आप किसी भी एग्जाम में यार करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट इस वीक भी काफी सारे रहे हैं। और हाँ, इस एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फटाफट एपिसोड शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा आपको बोलता हूं, जब आप दी करंट अफेयर शो का एपिसोड देख रहे होते हैं तो प्रॉपर एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाया करें। जितने भी इंपोर्टेंट टर्म आती है उनको प्रॉपर नोट करते हुए चले। आई होप 30 एपिसोड हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारे नोट्स इकट्ठा हो गए हैं, बस अब रिवीजन की बारी है। तो नोट्स बनाते हुए प्रॉपर चला करें। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कोविड-19 की वजह से जितने भी फंक्शंस थे या फिर इवेंट थे थोड़ा लेट हो रहे हैं। तो इस बार मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया का भी जो इवेंट है वो भी थोड़ा सा डिले रहा है, लेकिन फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। इस बार जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है वो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। अब सवाल यह भी उठता है कि इस बार मिस यूनिवर्स के लिए इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया। जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडलाइन कैस्टिलिनो, इस बार इन्होंने मिस यूनिवर्स के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट किया और ये 2020 की मिस दीवा यूनिवर्स भी रह चुकी है और इन्होंने टॉप 4 में अपनी जगह बना ली थी और थर्ड रनर अप का इन्होंने खिताब जीता है मिस यूनिवर्स में। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मिस इंडिया कौन है 2020 की? तो जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, मनासा वाराणसी, ये है मिस इंडिया 2020 की। आपको पता है मिस इंडिया का जो खिताब है ये भी इस बार थोड़ा डिले रहा है, फरवरी 2021 में ही हुआ है। और जो मनासा वाराणसी है, ये 2021 का जो मिस वर्ल्ड इवेंट होने वाला है दिसंबर में, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो ये मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपको याद रखना है कि इस बार मिस यूनिवर्स जो चुनी गई है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा चुनी गई है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और क्या आपको पता है मिस वर्ल्ड का खिताब इंडिया में कितनी बार आया हुआ है? सबसे पहले 1966 में रीटा फारिया ने जीता था, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हाइडन, 1999 में युक्ता मोखे, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ चलते हैं। गौतम अडानी बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने वर्ल्ड के टॉप 20 अमीर आदमियों की लिस्ट जारी की थी और 10th नंबर पर वर्ल्ड में मुकेश अंबानी आए थे। और आपको पता है एशिया में जो सबसे अमीर आदमी है वो मुकेश अंबानी है। अब एक लिस्ट जारी की गई है ब्लूमबर्ग, जो कि बहुत ही फेमस है, इसने एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग 2021 के जो सेकंड एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं वो गौतम अडानी, यानी कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। तो बहुत बड़ी बात है यार अपने आप में, और बहुत जल्द ये आगे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही स्पीड से जो इनकी नेटवर्थ है वो बढ़ती जा रही है। इनसे पहले चाइनीज थे जिनका नाम जॉन सान था, वो सेकंड नंबर पर थे। आपको दिखा देता हूं पूरी लिस्ट। ये अब फाइनल लिस्ट निकल के आई है। मुकेश अंबानी एशिया के पहले सबसे अमीर आदमी, दूसरे गौतम अडानी, तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं जोंग सान। ठीक है, इनकी एज ये लिखी हुई है और नेटवर्थ इनकी ये लिखी हुई है। ठीक है, काफी आगे गौतम अडानी, काफी ज्यादा आगे हैं। और साथ ही छठे नंबर पर जैक मा पहुंच चुके हैं, यानी कि अलीबाबा के ओनर, मालिक। ठीक है, और कभी एशिया के नंबर 1 पे थे जैक मा, अब नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। इंडिया बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है, एक दिन काफी आगे जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर चलते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड-19 रोधी दवा 2DG जारी। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है न्यूज वगैरह में, न्यूज़पेपर में आपने देख ही लिया होगा, कोविड-19 एंटी कोविड-19 ड्रग डीआरडीओ ने जारी किया था और उसको फाइनली अप्रूवल मिल चुका है। यानी कि कोविड-19 के खिलाफ इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी के अंदर कोविड-19 के माइल्ड सिम्टम्स है या फिर हैवी सिम्टम्स भी है तो इस दवा को दिया जा सकता है। फाइनली 17 मई को इसकी
अप्रूवल मिल चुके हैं राजनाथ सिंह और साथ ही हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने इसको अप्रूवल दे दिया है। और फाइनली कंट्रोलर जनरल ऑफ मेडिसिन इंडिया का जो है इसने भी इसको अप्रूवल दे दिया। इसका पूरा नाम देखिए, डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इसका पूरा नाम एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो ये दवा है ये किसने बनाई, किसने जारी की, डीआरडीओ ने जारी की। ये दवा किसके लिए काम आती है? ये एक एंटी कोविड-19 ड्रग है। ठीक है, समझ आ गया? इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। दवा का आपको पैकेट भी दिखा देता हूं, डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये इसका पूरा नाम है, एंटी कोविड ड्रग। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट डेट से आगे। आपको पता है हर एक एपिसोड में 3-4 इंपोर्टेंट डेट्स रहता है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग लेकर चलता हूं। पहले 3-4 क्वेश्चन और फिर जितनी भी इंपोर्टेंट डेट्स आई हैं उनको कवर करता हूं उनके थीम के साथ। नोट करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। 21 मई को मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। हाल ही में 21 मई का है और इसी दिन एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया गया। नेशनल एंटी टेररिज्म डे की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि देश के युवा या फिर देश के जितने भी लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके। ठीक है, टेररिज्म के विरोध, ठीक है, जो आतंकवाद के विरोध के लिए उनको जागरूक किया जा सके कि आतंकवाद को देश में से मिलकर जड़ से उखाड़ना है। अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, नीचे देखिए, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की आधिकारिक घोषणा 21 मई 1991 को की गई थी। यानी कि 21 मई 1991 से मनाना शुरू हुआ था। क्यों? भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की गई थी इसकी घोषणा। और 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी होती है, तो इसी दिन ये एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। याद रखिएगा 21 मई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 22 मई 2021 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे या फिर इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डायवर्सिटी डे, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा दुनिया के अंदर बहुत सारी जीव की वैरायटीज हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, या फिर पेड़ पौधे हो, या फिर जानवर हो, या फिर वो पक्षी हो, या फिर हम ही इंसान क्यों ना हो, उनके संरक्षण के लिए यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना कि पर्यावरण कितना जरूरी है और जो हमारा एक इकोसिस्टम बना हुआ है उसको बचाए रखने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कितना जरूरी है। तो पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए लोगों को जागरूक करना इस दिन को मनाने का महत्व है। ठीक है, इस बार इस दिन का जो थीम था, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन #4नेचर, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन #4नेचर, इस बार ये थीम था। नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर और लिख लीजिएगा इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे 22 मई 2021, हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट की तरफ चलिए 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। हाल ही में 18 मई गई है, तो इसी दिन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया गया। इससे पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको पता है वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था। जल्दी लिखिए कमेंट करके कि हमें पता है। इसका मतलब यह है कि आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बता सके। ठीक है, कमेंट करिए। मैं आपको बता रहा हूं फिर भी 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है और इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बता चुका हूं। 1988 से ये मनाना शुरू हुआ था, चाहे वो आप एपिसोड देख सकते हो। क्या आपको पता था? आपने जो नोट्स बनाए होंगे ना, जाइए बैक और देखिए कहां पर आपने इंपोर्टेंट डेट्स को नोट किया हुआ है। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो रिवीजन करती आपके माइंड में एकदम से आ जाएगा। तो यार वैक्सीन डे से पहले आपको पता होना चाहिए एड्स दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाना शुरू हुआ था। तो बात हो रही है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, यानी कि एड्स के खिलाफ वैक्सीन जो होती है उसके लिए लोगों को जागरूक करना। तो इसका महत्व यही है, ठीक है, कि लोगों को अवेयर फैलाना, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना कि एड्स कितनी गंभीर बीमारी है और इससे बचने के लिए वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। इसके खिलाफ जो टीका है वो लगवाना चाहिए अगर इससे बचना है। क्योंकि फ्रेंड्स आज जो कोविड-19 चला हुआ है और वैक्सीन की इंडिया में इतनी मारामारी है, कभी एड्स ऐसी बीमारी थी, इतनी खतरनाक बीमारी थी, अगर किसी को एड्स हो गया तो उसका मतलब ये था कि बस ये इंसान अब नहीं बचेगा, इतनी खतरनाक बीमारी थी। फिर इसकी दवाइयां वगैरह बनी और उसके बाद इसके वैक्सीन बने और अब ये बीमारी मतलब खतरनाक तो है लेकिन फिर भी इतनी खतरनाक नहीं मानी जा रही क्योंकि वैक्सीन वगैरह प्रॉपर है। अगर कोई पहले ही वैक्सीन लगा रहा है
तो फिर उसको कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए लोगों को अवेयर करना है कि भाई एड्स की वैक्सीन लगाओ। इसीलिए 18 मई को ये दिवस मनाया जाता है। और पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। 1988 में एड्स दिवस और 1998 में वैक्सीन डे मनाया गया। इस बार इसका जो थीम था 2021 का थीम देखिए, ग्लोबल सोलिडेरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल सोलिडेरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इस बार इसका ये थीम था। नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर आपके सामने लिखा ही हुआ है। कई बार ऐसा हो जाता है तेजी तेजी में प्रोनाउंस उसका गलत हो जाता है, लेकिन आप लिखा हुआ नोट डाउन कर ले करें। और अगर कुछ टर्म समझ नहीं आती या फिर आपको लगता है कि ये टर्म मैंने आपको बताई बिना छोड़ दी है, तो यार आप तुरंत गूगल खोलिए और सर्च करिए और उसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए, ठीक है। ये नहीं क्योंकि तेजी तेजी में कुछ चीजें रह भी जाती हैं, तो आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है। फिर काफी लोग कमेंट करने लगते हैं कि भैया आपने ये वाली चीज तो बताई नहीं। आप उसको खुद से रिसर्च करने की कोशिश करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। 17 मई को विश्व भर में विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार का मतलब है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे या फिर वर्ल्ड टेलीकॉम डे। हर साल 17 मई को ये मनाया जाता है। इसका मनाने का मकसद यही है कि जो आज इंटरनेट ने क्रांति लाई हुई है या फिर जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है लोगों तक पहुंचाने के लिए कि टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है, और इसने हमें कहां से कहां पहुंचाया है, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस का जो थीम था एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग इन चैलेंजिंग टाइम्स। एक्सीलरेटिंग आपको तो बताइए, पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो चैलेंजिंग टाइम फिलहाल चला हुआ है, इसीलिए इसका थीम भी कुछ इसी के रिलेट है। एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम, यानी कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रॉपर की जा रही है, एक्सेलरेट की जा रही है इस टफ टाइम में भी, यानी कि इस चैलेंजिंग टाइम में भी। इसलिए हर साल 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है। कब से मनाना शुरू हुआ था देखिए, यह दिवस 17 मई 1865 को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के लिए मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का गठन हुआ था। और उसी दिन से 1865 में गठन हुआ था, 17 मई 1865 को, और तभी से ये दिन मनाना शुरू हुआ, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार मुझे। 1932 में, इससे रिलेटेड यार कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब आपको बताऊंगा। 1932 में बनाई गई पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ रुपए में बिकी। कितने लोग पाब्लो पिकासो के बारे में जानते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर स्पेनिश यार मतलब पेंटर थे, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इनकी एक पेंटिंग थी जो कि 1932 में बनाई गई थी इनके द्वारा, वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो, यानी कि एक वुमेन बैठी हुई है विंडो के पास। हाल ही में ये पेंटिंग बिकी, यानी कि इसकी नीलामी लगी और 754 करोड़ रुपए, 754, इमेजिन करिए 754। इंडिया के अंदर जो विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, मतलब जहां पर नया सांसद बनाया जा रहा है, उसके लगभग इतने करोड़ रुपए में बिकी, 754 करोड़ रुपए में ये पेंटिंग फाइनली बिकी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पेंटिंग का नाम पूछ लिया जाएगा, वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो, ये पेंटिंग किसने बनाई जो कि 754 करोड़ में बिकी हाल ही में? पाब्लो पिकासो की पेंटिंग थी। पाब्लो पिकासो की जो एक पेंटिंग थी जिसका नाम वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो, जो कि 754 करोड़ में हाल ही में बिकी, वो कब बनाई गई थी? ठीक है, 1932। यानी कि एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के 4-5 तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। अब एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं कभी भी एक क्वेश्चन बना के नहीं लिखता, वरना मैं भी पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर लिखता और उसके 4 ऑप्शन रहते। उससे है ना माइंड श्रिंक हो जाता है, बस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना उसी को ही ट्रिगर कर पाता। अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो उसी को ही ट्रिगर करेगा। और अगर मैं पूरी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो आप उसको क्रैक कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस 3-4 टर्म है। 1932 में पेंटिंग बनी, 754 करोड़ रुपए की ये बिकी, पाब्लो पिकासो ने पेंटिंग बनाई थी, नाम इसका वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो। 4 क्वेश्चन इससे ही निकल गए। अब एक और पेंटिंग पाब्लो पिकासो की इमेज ये रही है, ये एक स्पेनिश पेंटर, स्कल्प्टर, प्रिंट मार्कर, ठीक है, और थिएटर डिजाइनर रह चुके हैं। जन्म इनका 25 अक्टूबर 1881 में हुआ था स्पेन में, मृत्यु इनकी 8 अप्रैल 1973 में हुई थी फ्रांस में।
अब एक और पेंटिंग है मोनालिसा, इसके बारे में तो जरूर सुना है फिर देखा होगा। ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है और पाब्लो पिकासो वाली पेंटिंग से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये बनाई थी लियोनार्डो डा विंसी की। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो डा विंसी, इन्होंने बनाई थी। ये इटली के थे, अप्रैल 1442 में इनका जन्म हुआ था, डाइड 2 मई 1519 में। ये पेंटिंग पाब्लो पिकासो वाली पेंटिंग से बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड पेंटिंग है, आज से लगभग पता नहीं कितने सौ साल पुरानी है। देख लीजिए, मतलब इनका जन्म ही लगभग, मृत्यु इनकी 1519 में हुई थी, तो उन्होंने इससे पहले ही बनाई होगी, यानी कि 1500 या फिर 1400 के लास्ट की ये पेंटिंग है। नेक्स्ट है पूर्व तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं और काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कमेंट करके बताइए कितने लोग यार इनके बारे में जानते हैं। जो क्रिकेट लवर हैं वो भी कमेंट करिए, राजेंद्र सिंह जडेजा इनके बारे में जानते हैं। हाल ही में इनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया, 65 साल इनकी उम्र थी और ये भारत के बहुत बढ़िया फास्ट बॉलर रह चुके हैं, साथ ही बहुत बढ़िया ऑलराउंडर भी रह चुके हैं। कई सारे मैच इन्होंने भारत के लिए खेले थे। ये देख लिया, ये इनकी जब ये खेलते थे उनकी इमेज है। जन्म इनका 19 नवंबर 1955 में हुआ था, बॉम्बे स्टेट इंडिया के रहने वाले थे। डाइड 16 मई 2021 यानी कि हाल ही में कुछ ही दिन पहले 65 साल की उम्र में राजकोट गुजरात में इनका मतलब निधन हुआ। और ऑलराउंडर या फिर फास्ट बॉलर इनको कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा हाल ही में किस क्रिकेटर का निधन हुआ है, तो याद रखिएगा राजेंद्र सिंह जडेजा, राजेंद्र सिंह जडेजा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, ये सीखने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखोगे। भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी। भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिंक बॉल मैच खेलेगी। टेस्ट मैच है, ये किस टाइप का मैच है अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस दौरे पर जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अक्टूबर में जाएगी भारत की महिला क्रिकेट टीम, देखिए यहां पर कुछ टर्म लिखी है। इस दौरे पर टीम इंडिया एक टेस्ट मैच खेलेगी, ठीक है, महिला टीम क्रिकेट, 3 वनडे खेलेगी और साथ ही 3 T20 मैच की पूरी सीरीज खेलेगी। सितंबर अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, सितंबर अक्टूबर में दौरा करेगी। यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच 15 साल में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय महिला टीम के बीच पहला और भारत का पहला महिला डे नाइट टेस्ट रहेगा, यानी कि ये एक ऐतिहासिक मैच रहने वाला है। सबसे पहले कारण तो यही है कि ये भारतीय महिला टीम का पहला डे नाइट, ठीक है, पहला पिंक बॉल मैच रहने वाला है। पिंक बॉल मैच क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक कारण तो ये, और ये 15 साल बाद हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला मैच है ये, भारत और ऑस्ट्रेलिया और महिला क्रिकेट टीम का तो ये पहला मैच रहने वाला है, ठीक है। तो 15 साल बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है और महिला का ये पहला मैच है महिला क्रिकेट टीम का। अब पिंक बॉल मैच इसको क्यों बोल रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पिंक बॉल टेस्ट सीरीज है या फिर ये क्या होती है और इसको कौन खेलेगा, कौन से देश में खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, तो बता दिया सितंबर अक्टूबर में। पिंक बॉल मैच इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक टेस्ट सीरीज रहेगी और ये डे नाइट रहती है, यानी कि ये पूरी लगातार चलेगी। अब टेस्ट सीरीज क्या होती है, दिन दिन में खेली फिर नेक्स्ट डे चलता है, फिर दिन में खेले फिर नेक्स्ट डे चलता है, 2-3 दिन तक सीरीज चलती रहती है, मतलब एक ही मैच चलता है, 80-90 जितने भी इसमें ओवर होते हैं। तो पिंक बॉल मैच इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डे नाइट होता है, रात में भी ये प्रॉपर रेगुलर चलता रहेगा, दिन में चला कंटिन्यूअसली, रात में होता है। रात में लाइट वगैरह स्टेडियम में जल जाती है, फ्लड लाइट उनको बोलते हैं। और पिंक बॉल इस मैच में इस्तेमाल की जाती है, रेड या फिर व्हाइट बॉल इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि जो रेड या फिर ऑरेंज या फिर व्हाइट बॉल होती है, रेड बॉल तो लगातार इतने 80 ओवर तक नहीं टिक पाती, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। व्हाइट बॉल थोड़ी सी मतलब रात में सही नहीं है, इनका कहना यह, और थोड़ी हार्ड हो जाती है टेस्ट मैच के अकॉर्डिंग। लेकिन जो पिंक बॉल है ये एकदम परफेक्ट है, फ्लड लाइट में अच्छे से दिखाई भी देती है, और जो बाकी रेड बॉल है या फिर ऑरेंज बॉल है उनके कंपैरिजन में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है टीवी के ऊपर, ये बॉल बिल्कुल अच्छे से दिखाई देती है पिंक बॉल, ना कि ब्लर। अगर नाइट में कोई बॉल दिख रही है रेड या फिर व्हाइट, वो थोड़ी ब्लरी दिखाई देती है, पिंक बॉल एग्जैक्ट दिखाई जाती है, ये ब्लर नहीं करती। तो इस वजह से पिंक बॉल से ये मैच खेला जाता है और इसको पिंक बॉल मैच बोल दिया जाता है। समझ गए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के टीम के बीच में ये मैच होने वाला है, पिंक बॉल मैच टीम इसको बोला गया है। सितंबर और अक्टूबर में जाने वाले हैं दौरे पर।
नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने अरब सागर के दक्षिणी भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सरसाइज यानी कि युद्ध अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो हाल ही में भारत और इंडोनेशिया, दो अलग अलग देश हैं, दोनों की नौसेनाओं ने यानी कि इनकी नेवी ने अरब सागर जो है उसके साउथ भाग में यानी कि अरब सागर के दक्षिणी भाग में एक पैसेज एक्सरसाइज यानी कि एक पैसेज युद्ध अभ्यास इन्होंने किया। कई बार आपको बताता हूं, जब भी दो देशों की सेना या फिर नौसेना या फिर वायुसेना युद्ध अभ्यास करते हैं, उसका मतलब है कि एक दूसरे को सहयोग देने के लिए, एक दूसरे से कुछ सीखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज के ऊपर। तो इन दोनों ने भी पैसेज एक्सरसाइज यानी कि एक पैसेज अभ्यास किया अरब सागर के दक्षिणी भाग में। इस युद्ध अभ्यास में आईएनएस शारदा, अपतटीय गश्ती पोत और चेतक हेलीकॉप्टर यानी कि जो इंडियन नेवी का आईएनएस शारदा है ये शामिल था, और अपतटीय गश्ती पोत वो भी शामिल थे, और जो चेतक हेलीकॉप्टर है वो इसमें शामिल था। नाम इसका क्या रखा हुआ है इन्होंने, पैसेज एक्सरसाइज। इंडोनेशिया और भारत की नौसेना के बीच में हुआ। कहां हुआ, अरब सागर के दक्षिणी भाग में। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर यूएनएससी की बैठक, ये आप जानते होंगे, मैं भी वीडियो बना चुका हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में महायुद्ध छिड़ चुका था, ठीक है। फिलिस्तीन के गाजा से हमास ने बहुत सारे रॉकेट दागे थे इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल ने जवाबी हमले में रॉकेट दागे थे। फिलिस्तीन के अंदर काफी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग घायल हुए। अब फाइनली यूएनएससी, जिसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसने बैठक की। लगभग 24 लोग या फिर 2 दर्जन के आसपास लोग इसमें शामिल थे। इस बार इसकी जो अध्यक्षता की वो चीन ने की, क्योंकि मई महीने के लिए चीन ने इसकी अध्यक्षता की, और हर बार इसके अध्यक्ष बदलते रहते, कभी कोई देश इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो चीन ने इसकी अध्यक्षता की और फाइनली अल्टीमेटम अनाउंसमेंट की कि इस युद्ध को रोका जाए, ठीक है। इनको अल्टीमेट दे दिया, और फाइनली इनके बीच में जो समझौता कराया वो यूएनएससी ने कराया। अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में फिलहाल के टाइम पर युद्ध खत्म हो चुका है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में यूएनएससी आया हो। यूएनएससी है क्या, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इस बार इसका अध्यक्ष कौन था, चीन था। समझ गए। तो ये मैंने आपको पता ही होगा, इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर वीडियोस आपने बहुत देख ली होंगी, लेकिन पॉइंट ये बनता है कि किसने इनके बीच में समझौता कराया, यूएनएससी ने कराया। यूएनएससी क्या है, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इस बार कौन अध्यक्ष था, चीन था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा। आपको इसके बारे में पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था कि अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि ब्लैक फंगस क्या है, या फिर इसका जो दूसरा नाम है म्यूकोर्मिकोसिस, ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर यही हो जाएगा कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। लास्ट वीडियो में क्लियर किया था। अब पॉइंट ये आ रहा है कि केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों को कह दिया है कि इसको महामारी घोषित कर दी जाए अपने अपने राज्य के अंदर, यानी कि इसको भी एक एपिडेमिक घोषित कर दिया जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, पैंडेमिक में यार एपिडेमिक आ रहा है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और ऑलरेडी अनाउंसमेंट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ने ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर दिया है, और भी काफी सारे राज्य इसको महामारी घोषित करने में लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा, मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए बताया है कि ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है, और म्यूकोर्मिकोसिस इसका दूसरा नाम है, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान तोकते। इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस, न्यूज आपने देख ली होगी, लेकिन रिमाइंड कराने के लिए ये इवेंट मैंने लगा दिया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सा जबरदस्त तूफान जिसने इंडिया को हिट किया, नाम था उसका तोकते तूफान, साइक्लोनिक स्टॉर्म इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है। किस किस राज्य को इसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, एक गुजरात है, काफी तबाही इसने गुजरात के अंदर मचाई। महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर इसने काफी ज्यादा नुकसान किया। तो याद रखिएगा, इस चक्रवाती तूफान का नाम क्या था, तोकते तूफान, और मई के अंदर यह तूफान आया था। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि अब एक और बड़ा तूफान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है दूसरे देश से, इसको साइक्लोन यास, ठीक है, इसको नाम है यास इसका नाम है। और आज ही, यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यानी कि 23 मई को एक मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह और भी काफी सारे लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मीटिंग कर रहे हैं इस
तूफान से बचने के लिए कि इससे कैसे बचा जाए और कम से कम नुकसान हो सके, ताकि, क्योंकि इसे रोका तो जा ही नहीं सकता। तो इसका नाम है यास। और कौन कौन से स्टेट को ये हिट करने वाला है? उड़ीसा को हिट करेगा ये, और साथ ही ये वेस्ट बंगाल को हिट करने वाला है। तो इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ये तूफान कब मई जून के अंदर आएगा। ये तूफान, ये देखिए इसका कल ही की ही ये रिपोर्ट है, इसकी स्पीड वगैरह बता रखी है, फोरकास्ट इसको बता है 20 मई की ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, कल परसों की ही। तो कहां से कहां तक उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को ये हिट करेगा। तो यास तूफान है और एक तोकते तूफान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतने ही कंटेंट थे। आई होप आपको पसंद भी आए हो। आज का एपिसोड काफी एनर्जेटिक भी रहा और काफी सिलेक्टेड कंटेंट थे, इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका भी यार फर्ज बनता है कि आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हो और उन सभी नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करते रहे, और आज का एपिसोड देखने के बाद कमेंट करके बताए कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा लगा। एक लिस्ट बनाइएगा कि भैया नंबर 1 पे ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, नंबर 2 पर ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, 3rd पर ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा। पता तो होना चाहिए कितने लोग तैयारी कर रहे हैं और कितने लोगों के अंदर करंट अफेयर को सिलेक्ट करने की समझ आ चुकी है। और यार शिकायत आपसे हमेशा रहती है और पता नहीं रहेगी भी क्या, कि यार आप शेयर नहीं करते। करंट अफेयर शो देख ले तो, लेकिन शेयर नहीं करेंगे। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में फेसबुक के ऊपर शेयर करिए यार, दी करंट अफेयर शो एवरी संडे शाम 5 बजे वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर आ रहा है। और लाइक करिए यार फटाफट, और कमेंट करा करिए, कि कुछ भी कमेंट करिए यार, आपकी कमेंट पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो कमेंट करा करिए यार दी करंट अफेयर शो के ऊपर, तभी तो बढ़िया मोटिवेशन आएगा। क्योंकि टाइम लग जाता है इसमें भी, पूरा वीक एक एक करंट अफेयर को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं यार अगले एपिसोड में बहुत जल्द। वैसे तो कल ही नई वीडियो में मिल जाऊंगा, लेकिन संडे में तो एपिसोड में ही मिलेंगे ना दी करंट अफेयर शो के। और इसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मन नहीं करता कि वीडियो बंद करके चला जाओ, ऐसा लगता है कि करते ही रहो बातें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।